हाँ जी, तो ये वीडियो स्पेशली इसके लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि अपना रिव्यू शेयर कर सकूँ, एक्सपीरियंस अपना बता सकूँ। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के हैदराबाद एयरपोर्ट आने तक, और हैदराबाद से जिस लोकेशन पर अभी मैं हूँ, यहाँ तक आने में मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आए, चैलेंजेस बोल सकते हैं हाँ, कुछ दिक्कत भी रही, कहीं कुछ हर्डल्स भी आए, और क्या मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ अभी। सबसे पहले बात करते हैं भाई 20 तारीख, 20 तारीख संडे को, 20 अगस्त 2023 संडे को सुबह 3 बजे मैं उठा। पौने 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। 3 बजे अपना उठा, नहा धो के अपना फ़्रेश होके निकला मैं गुड़गांव पीजी से। उसके बाद 4 बजे के आसपास हम लोग ऑन द वे थे एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1। वहाँ पहुँचा मैं शायद 4:20 या 4:25 तक। उसके बाद अंदर जाने के बाद फ़र्स्ट जो आपका एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस होता है ना, फ़र्स्ट एंट्रेंस जो होता है, वहाँ पर चेकिंग हुई। वहाँ ऑलमोस्ट तो सारा डिजिटली ही चल रहा था, बट मैं अपने सेफ्टी के लिए और जो भी उस पे गाइडलाइन दी हुई थी टिकट्स के ऊपर, अपना एक एक प्रिंट आउट लेके गया था मैं। बैग स्लिप का एक प्रिंट, टिकट का एक प्रिंट, प्लस में बोर्डिंग पास जो मैंने वेब चेक इन किया था उसका एक प्रिंट। तो वहाँ जा कर के कुछ लोग तो फ़ोन में ही दिखा रहे थे भाई, डिजिटली सेव करके रखते हैं पीडीएफ वगैरह। मैं प्रिंट निकाल के ले गया था, फर्स्ट टाइम था, कोई दिक्कत नहीं। फिर मोस्टली देखा तो सारे लोग फ़ोन से ही वो करवा रहे थे, तो मेरे को ये समझ आ गया कि प्रिंट लेके आना हर बार ज़रूरी नहीं है। आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हो, या फिर फ़ोन में डिजिटली से दिखा सकते हो टिकट। फर्स्ट स्टेज पे एंट्रेंस हुई, तो वहाँ उसने भाई अपनी टिकट स्कैन करी, डिटेल्स चेक करी। देन फिर उसने आईडी कार्ड चेक किया मेरा। आईडी कार्ड में आधार कार्ड मैंने दिखाया था। आधार कार्ड में उन्होंने डिटेल्स मैच करी जो भी टिकट्स में दे रखी है। और मुझे ना वहाँ थोड़ा सा ये डाउट लगा कि भाई मेरा टिकट में नाम मैंने पूरा पूरा डाला है, पंकज शर्मा, और आईडी में नाम था ओनली पंकज, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पंकज ही नाम है, शर्मा मैंने लगाया नहीं। तो टिकट के लिए मैंने जानबूझ के लगाया शर्मा, क्योंकि उसमें आई थिंक मैंडेटरी होता है या नहीं भी होता, आई डोंट नो, बट मैंने लगा दिया क्योंकि उस पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा आता है बोर्डिंग पास पे नाम, इतना मेरे को पता था कि अगर पंकज शर्मा है तो शर्मा पंकज आएगा, तो मिस्टर शर्मा पंकज इस तरीके से नाम लिखा आता है। तो उस वजह से फिर मैंने पूरा नाम लिखा था। देन वहाँ उसने चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा ना ये डाउट था कि यार मेरा बोर्डिंग पास पे नाम शर्मा पंकज दिखाएगा, आईडी में पंकज है, तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग बोले कि आपका आईडी में नाम अलग है, तो कुछ पंगा हो जाए। अब ऑफिशियल फ़्लाइट वैसे थी यार, तो मैं कुछ ग्लिच चाहता नहीं था, सब कुछ ईज़िली हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी वहाँ से तो हो गया चेक इन, फर्स्ट गेट पार। अब उसके अंदर घुसते ही भाई साहब समझ नहीं आता कि मतलब बैग चेक कहाँ कराऊँ, क्योंकि कुछ ऐसा 4-5 लाइनें लगी हुई थी। अब पता नहीं भाई वो क्या करवा रहे थे क्या नहीं। अब पहली बार घुसते ही मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ पे क्या काम होगा। फिर देखा, थोड़ा ऑब्ज़र्व किया खड़ा होकर, तो वो लोग अपना बैग सबमिट कर रहे थे, मतलब लगेज डिपॉज़िट कर रहे थे। अब मैंने देखा यार काउंटर बिल्कुल क्लोज्ड है, एक बंदा है कन्वेयर के ऊपर बैग रख रहा है और बैग गायब। तो मतलब वो इनका इंटरनल सिस्टम ऐसा है ना कि आप वहाँ कन्वेयर पे बैग रखोगे, वो अपना स्कैन करके उस पर बैग टिकट लगाएगा। अब वो आपकी बोर्डिंग पास के अकॉर्डिंग जो लोकेशन है ना, डेस्टिनेशन, उसके अकॉर्डिंग वो उसी पॉइंट पे पहुंचा देगा जहाँ से आपकी फ़्लाइट बोर्ड होनी है। तो वहाँ पे वो लगेज सारा लोड होता है फ़्लाइट के अंदर ही, और आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे कलेक्ट करना होता है वो लगेज। तो ठीक है भाई, उसी हिसाब से मैंने भी वहाँ पर एक मैडम से अपना टिकट दिखाया और बोर्डिंग पास जनरेट करवाया। तो उन्होंने बोला कि आप लाइन में लग जाओ, लगेज अपना सबमिट कर दो। ठीक है, तो लगेज सबमिट करा भाई। उस टाइम स्कैन किया उसने, एक लंबी सी अपनी बैग टिकट निकाल के दी मेरे को। मेरे को क्या दी, मतलब वो खुद ही उसने लगाया बैग के ऊपर और बैग रखा कन्वेयर पे। 2-4 सेकंड का टाइम लिया स्कैन होने में और वेट कैलकुलेट करने में कि बैग के अंदर कितना वेट है। फिर गया बैग अंदर। ठीक है जी, यहाँ का काम डन, बोर्डिंग पास मेरे हाथ में था। अब जो मेरा हैंड बैग था और लैपटॉप बैग था वो मेरे साथ ही रहेगा, उसको मैं लेके गया अंदर। यहाँ ना मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि जो मिनिमम लोड होता है ना आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, तो मेरा बैग का वेट इतना था कि मैं आराम से उसको साथ लेके जा सकता था, बट फिर भी मैंने लगेज में दे दिया। अब इसका नुकसान कहाँ हुआ वो मैं आगे बताता हूँ आपको, कि लगेज क्यों नहीं देना चाहिए साथ, लगेज क्यों नहीं देना चाहिए आपको डालने के लिए, अपने साथ ही रख सकते हो। तो वहाँ अपना लगेज छोड़ने के बाद बात आई आगे एंट्री करने की। तो अब जो आता है भाई सेकंड स्टेप, जहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। उस सेकंड स्टेप में ना आप ये लगा लो ऑलमोस्ट नंगे हो जाते हो आप, ऑलमोस्ट नंगा कर देते हैं आपको चेकिंग करने के लिए। ना आप अपने साथ वॉलेट रख सकते हो, ना कोई मेटल का पार्ट रख सकते हो,
शुक्र है उन्होंने घड़ी नहीं उतरवाई, घड़ी मैंने बांध रखी थी, स्मार्ट वॉच थी वैसे भी डिजिटल। और उस ना अपने साथ आप फ़ोन रख सकते हो। इवन उन्होंने बेल्ट तक नहीं रखने दी अपने पास कि भाई तुम, मैंने पहले तो सारी चीज़ें रख दी, बैग रख दिया, फ़ोन रख दिया, अपना वॉलेट वगैरह सब बैग में रख दिया। देन मैं जैसे ही एंट्री करने के लिए अपना पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने अपने पास आने से पहले ही मेरे को दूर से इशारा कर दिया कि बेल्ट उतार के आओ। बेल्ट के लिए इशारा कर दिया कि उन्होंने बेल्ट उतारो, भाई बेल्ट के बिना चेकिंग नहीं होगी। बंदे ने वहीं की वहीं लाइन स्टॉप कर दी, मैं गया बेल्ट उतार के रख के आया वापस अपना स्कैनर में। फिर उसके बाद एंटर हुआ मैं, तब उसने भाई साहब पूरे हाथ फैला करके दोनों साइड से चेक किया, फ्रंट से भी बैक साइड से भी। प्रॉपरली चेकिंग होती है भाई एयरपोर्ट पे। डीएमआरसी पे तो क्या है, फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है जा। लेकिन एयरपोर्ट पे प्रॉपर चेकिंग होती है और ये मैंडेटरी है करनी। वहाँ प्रॉपर चेकिंग हुई। देन उसके बाद फिर अपना जो स्कैनिंग के लिए मटेरियल छोड़ा हुआ था, बेल्ट वगैरह वो उठाई, वहाँ से बैग उठाया। फिर वहाँ से निकलने के बाद भाई आती है अब बोर्डिंग की बात। बोर्डिंग करने के लिए नीचे वेट करना पड़ता है आपको, गेट नंबर मेंशन होता है बोर्डिंग पास के ऊपर कि कौन से गेट से आप एंटर करोगे। उस गेट पर वेट किया, वेट करते रहे। वहाँ पर मैडम अनाउंस करती है वैसे तो कि अब इस फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट है, अब इस फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट है, इस जोन वाले बंदे आ जाओ, अब इस जोन वाले बंदे आ जाओ। तो वहाँ सबको पता रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पर वो करते हैं कम्युनिकेशन। अनाउंसमेंट भी दोनों लैंग्वेजेस में करते हैं। तो वहाँ बोर्डिंग के टाइम पे भी उन्होंने बोर्डिंग पास स्कैन किया और सीधा बाहर भेज दिया बस बोर्ड करने के लिए। तो वहाँ पर इतना कुछ खास मतलब रहा नहीं, नॉर्मली था कि भाई ठीक है आपका बोर्डिंग पास स्कैन किया और भेज दिया, ठीक है जाओ बैठो बस में। अब बस में बैठने से पहले आपके बोर्डिंग पास के ऊपर ना एक स्टैंप लगता है, आपके बोर्डिंग पास के ऊपर एक स्टैंप लगता है कि हाँ ठीक है अब आप बोर्ड करने वाले हो फ़्लाइट। दैन उसके बाद आप बस में बैठो। अब बस का क्या सीन है वहाँ पर, बस आपकी तब तक नहीं चलेगी जब तक आपका कैबिन क्रू और पायलट्स वगैरह नहीं चलते हैं आपके साथ। तो ये चीज़ जब वहाँ हमें बैठे बैठे बस में काफ़ी टाइम हो गया, 5-7 मिनट हो गए थे अप्रॉक्स। तो हमने ड्राइवर को बोला भाई चलो क्या दिक्कत है, बस तो फुल हो ही गई। अब नॉर्मल आदत यही होती है ना भाई, जैसे ही बस भर जाती है तो भाई चलना यार क्यों खड़ा है। तो वहाँ भी मतलब बोला एक दो बंदे ने, तो उसने बोला साहब ऐसे नहीं जा सकती बस, जब तक कैबिन क्रू या फिर पायलट वगैरह नहीं आ जाते तो स्टाफ के साथ ही जाती है, मतलब फ़्लाइट का जो स्टाफ होता है उसके साथ ही बस जाएगी। तो भाई 2-3 मिनट बाद फिर स्टाफ आया, सामने कैब्स खड़ी थी तो उसमें बैठा, मतलब एयरपोर्ट की कैब थी वो, वहाँ बैठा वो स्टाफ गाड़ी में। और उसके बाद फिर ले गया फ़्लाइट डेस्टिनेशन पे, फ़्लाइट लोकेशन पे, मतलब जहाँ फ़्लाइट खड़ी रहती है। तो वहाँ जा कर के भी बस मतलब पॉइंट पे लगा दी, लेकिन उसके डोर ओपन नहीं करे। क्यों? क्योंकि स्टाफ अभी उतर के फ़्लाइट के अंदर गया नहीं था। तो भाई अपने सामने ही हमने देखा फ़्लाइट्स के लिए कैब से उतरा स्टाफ, चढ़ा अपने फ़्लाइट में। एयर होस्टेस वगैरह जितनी भी थी उन्होंने अपना करा थोड़ा रेडीनेस। देन मुश्किल से शायद 3 या 4 मिनट का टाइम रहा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया कि येस नाउ वी आर रेडी, ओपन द डोर। तो बस का गेट खुला। फिर जैसे उतरने के बाद कुछ लोग तो सीधा फ़्लाइट के अंदर घुसे और कुछ लोग वही फ़ोटोशूट वगैरह के लिए भाई ठीक है इधर उधर टाइम पास करने लगे। अपन घुसे फ़्लाइट के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के। घुसने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसे था कि हम किसी बंद सी जगह में आ गए, जैसे एक पतली गली नहीं होती है किसी कॉलोनी में, तो उस टाइप से फीलिंग आया कि पतली गली है। बट फिर भी दोनों साइड में ना 3-3 सीट्स थी प्लेन के अंदर, 3 लेफ़्ट में 3 राइट में। तो भाई एयर होस्टेस ने वेलकम किया घुसते टाइम। दैन अपना सीट ढूंढ के बैठे हम वहाँ पर। और बैठने के बाद फिर ज़्यादा कुछ था नहीं, वही नॉर्मल अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह गाइडेंस वगैरह जो देते हैं एयर होस्टेस उन्होंने दिया। अनाउंसमेंट वगैरह होने लगी वेलकम के लिए कि आपका ये फ़्लाइट है, इस टाइम उड़ेगा, ये कैप्टन का नाम है, ये आपका कैबिन क्रू के नाम हैं, ये आपको गाइड करेंगे फ़्लाइट के दौरान। और फिर उसके बाद अब बारी आती है भाई फ़्लाइट टेक ऑफ की। तो फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए जब वो अपने स्टैंडिंग पॉइंट से रनवे की तरफ जाता है, तब तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्पीड से जाता है प्लेन, पता ही नहीं चलता आपको। हल्का फुल्का हदड़ तबड़, मतलब हल्का फुल्का हिलता डुलता जाता है, तो आपको ऐसा लगता है किसी उछलने वाली चीज़ पर बैठे हो आप, कोई प्लेन फील नहीं आता। जैसे नॉर्मल रोड पे हम चलते हैं गाड़ी या बस में, तो ये फील होता है कि हाँ ठीक है प्लेन सरफेस पे चल रहा है। बट वहाँ क्या है ना, ऐसे ऐसे उछलता हुआ जाता है तो वो अलग से ही फील होता है कि हाँ यार हम किसी चीज़ में बैठे हैं तो वो जा रहा है ना, और आवाज़ भी फील होती है। तो वहाँ मेन रनवे पे पहुँचने के बाद अब काफ़ी देर तक तो मैं वेट करता रहा यार, ये कब टेक ऑफ़ करेगा, कब टेक ऑफ़ करेगा। तो इतनी देर से इधर उधर ऐसे ही घूम रहा है। फिर जब मेन रनवे पे गया तो मेन रनवे पे जा कर के ये स्टॉप हो गया, रुक गया वहाँ थोड़ी देर, पोजीशन ले ली इसने। पोजीशन इसने वहाँ लेके रखी कम से कम 5-6 मिनट तक। 5-6 मिनट पोजीशन वहाँ लेने के बाद जो कुत्ते की तरह भगाया भाई उस प्लेन को, जो कुत्ते की तरह भगाया। ये लगा लो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे आपका
आपके पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ जाता है ना खाने के लिए, और आप भागते हो बहुत बुरी तरह जान लगा कर। सेम उसी तरीके से उस प्लेन को भगाया भाई टेक ऑफ करने के लिए। अप्रॉक्स स्पीड तो मैं क्या ही बताऊँ, कैलकुलेट मैंने करी नहीं, गूगल करके आप देख लेना कि टेक ऑफ के टाइम पे क्या स्पीड रहती है। शायद 700 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती होगी प्लेन की। तो उतनी स्पीड से भगाया भाई उसने, और जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, अगला टायर उसका हवा में हुआ एकदम से, ये लगा लो जैसे जान से निकल जाती है ना, वैसे मतलब सब कुछ ऐसे ख़त्म हुआ कि अभी तक तो भागते हुए की इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही थी, और अब एकदम से सब शांत। क्योंकि जब तक वो रनवे पर भागेगा तब तक तो आपके खड़खड़ की आवाज़ आएगी और आपको फील भी होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। और जैसे ही उसका फ्रंट अपसाइड हुआ, वैसे ही बिल्कुल सब शांत, और ऐसे बिल्कुल तैरने लगते हैं कि भाई आप पानी में आ गए, अब कुछ फील ही नहीं हो रहा आपको। फिर भी जब तक वो ऊपर जा कर के पूरा लेवल में नहीं आता, तब तक ये रहता है कि आपको अंदर बैठे बैठे फील होता है कि आपका प्लेन ऐसे है। आपको फ्रंट साइड से ना साफ मतलब ऐसे फील होता है कि आपका प्लेन ऐसे है खड़ा, जो कि एक्चुअल में होता भी है। और बाहर देखोगे तो इतना आपको फील नहीं होता है, अंदर देखने से ही फील होता है। और उसके बाद भाई नॉर्मल अपने स्टेज पे आने के बाद फिर वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि ठीक है अब आप अपनी सीट बेल्ट वगैरह हटा सकते हो, और वही अपना मीलिंग वगैरह के लिए स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बताओ मैं ला के देती हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद अपना वही कॉर्पोरेट मील थी मैंडेटरी, तो मिला अपना खाना, हमने खाया, पिछली वीडियो में देखा ही होगा आपने। तो उसके बाद वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। फिर ऊपर जाने के बाद ना ये सबसे बोरिंग चीज़ है, आपको मज़ा सिर्फ तब आता है जब वो टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है। बीच का जो टाइम है ना वो बिल्कुल बकवास ऐसा रहता है ना कि बस सामने कुछ दिखाई नहीं देता यार विंडो से, पूरा बादल बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ नज़र आता ना आपको, बिल्कुल भी चलता फिरता नहीं है ना इधर जहाँ उधर। बस ऐसा लगता है कि यार तुम बैठे हो, अब बैठे ही रहो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वो 2 घंटे जितने भी थे मेरे, मैंने बैठा बैठा काटा, बट फिर भी बाहर देख के थोड़ा सा हुआ फील कि हाँ कुछ है। ये बादल किस टाइप के होते हैं यार, एक्चुअल फील जो होते हैं ना, अपना रुई देखी होगी, रुई का ढेर, सेम ऐसा ही लगता है, कुछ खास वो नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक आती है ना माइंड में कि यार ये कैसे बरसते होंगे, बारिश कैसे आती है इनमें से, तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। और एक सेकंड चीज़ ये है मेन इम्पॉर्टेंट, कि आप जैसे ही ऊपर जाते हो, फ्लाइट में बैठने के बाद आप ऊपर जाते हो, नीचे आपको ज़मीन के ऊपर इतना फील नहीं होता कि भाई गर्मी कितनी तेज़ है, सूरज की रोशनी कितनी तेज़ है। आप एक बार को ऊपर मुँह करके सूरज को देख तो सकते हो। भाई जब फ्लाइट में बैठे होते हैं ना ऊपर, तो विंडो से झांक के देखना, एक बार को भी आपकी नज़र नहीं जाएगी सूरज को देखने के लिए। सूरज तो छोड़ो, बाहर उसकी रोशनी को देखने के लिए भी हिम्मत नहीं होती बाहर देखने की, कि मैं देखूं कितना उजाला हो रहा है या फिर कैसी तेज़ लाइट है। इतना भयंकर मतलब तगड़ी रोशनी देता है ना ऊपर सूरज, कसम से बताऊं। तो उस टाइम मेरे को फील हुआ कि यार एक्चुअल में सूरज इतना गर्म है और इतनी हीट देता है वो। हमें नीचे ज़मीन पे गर्मी लगती है, तो सोचो ऊपर अगर प्लेन से बाहर जाने का मौका मिले, ऐसा कुछ हो, तो वहाँ तो इंसान जल जाए मर जाए, ऐसी पूरी हीट पैक मिलती होगी। तो सनलाइट भी काफ़ी तगड़ी आती है प्लेन के अंदर जब डायरेक्ट सन के सामने होता है, तो विंडो बंद रखने में ही भलाई होती है। एंड उसके बाद फिर भाई बारी आती है लैंडिंग की। तो लैंडिंग के टाइम पे ना इतना कुछ खास फील होता नहीं है जो कि फ़ील होता है उस पर टेक ऑफ के टाइम पे। लैंडिंग के टाइम पे तो सिर्फ इतना होता है कि हाँ आपको फील हो रहा है कि हाँ हम नीचे आ रहे हैं, धरती के क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। और जो क्लोज आते टाइम आप थोड़ा सा नीचे आते हो ना, कि जैसे बादल से हट के थोड़ा सा नीचे आए, तो नीचे देख के बिल्कुल सेम ऐसा फीलिंग आता है जैसे आप मैप के ऊपर देखते हो ना लोकेशन, बिंदी बिंदी से घर दिखाता है लेकिन होते हुए एक्चुअल में बड़े हैं। 32-32 मंजिला इमारत भी आपको इतनी पेंसिल सी लगती है छोटी सी, तो वही सेम फीलिंग आती है वहाँ पर। और जैसे जैसे धीरे धीरे नज़दीक आता है भाई रनवे पे लैंड करने के लिए, तो इतना कुछ खास फील होता नहीं है। हाँ बस जब रनवे के पास आकर के उसके टायर टिकते हैं ना ज़मीन पर, तब हल्का सा झटका फील होता है और लगता है कि हाँ भाई अब ज़मीन पे हम उतर गए। तब तक का ही वो रहता है, उसके बाद कुछ इतना खास मज़ा आता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जाके अपना बोर्डिंग पॉइंट पे लग जाता है, या फिर कह लो आप उतरने के लिए जहाँ पे उसका पॉइंट होता है वहाँ पे वो लग जाता है। देन उसके बाद क्रेन आके लगती है भाई गेट के पास, वहाँ से आपका वो पाथवे बनता है कि आप यहाँ से बाहर जाओ सीधा एयरपोर्ट पे एग्ज़िट करने के लिए। अब वहाँ से बात आती है भाई आपकी, जब फ़्लाइट से आप उतरते हो उसके बाद अगर आपने लगेज सबमिट करा हुआ है, तो भाई मैं पहले से ही आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर कम लगेज है ना, आपका छोटा सा भी बैग है, मत छोड़ो भाई उसको लगेज के भरोसे, अपने साथ ले आओ। फ़्लाइट में इतना स्पेस होता है कि आप रख सकते हो वो बैग, अपना एक लैपटॉप बैग आप गोद में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी दूसरा जो छोटा बैग है ना, जो मैं लेके गया था, उसको मैं अपने साथ रख सकता था ऊपर, बट मैंने फिर भी उसको लगेज में दे दिया। वहाँ मैंने सबसे बड़ी गलती करी। मेरी फ़्लाइट पहुँच चुकी थी 8:30 बजे,
अब लगा लो 5 या 7 मिनट, अप्रोक्स 10 मिनट बाद मैं नीचे पहुंच गया था कन्वेयर बेल्ट के पास जहाँ से मेरे को लगेज मिलना था। पूरा 1 घंटा लग गया भाई वहाँ वेट करते करते, लेकिन मजाल भी जो लगेज आ जाए। सारे बंदे वेट कर रहे हैं, 2 फ्लाइट का एक ही बेल्ट के ऊपर आना था लगेज, गोवा का और दिल्ली से जो फ्लाइट आई थी उसका। भाई साहब वेट कर रहे हैं बंदे, सब देख रहे हैं मेरा लगेज कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, यार आया नहीं, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। कई बार तो मन में ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यार गायब हो जाए, फिर पता नहीं किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत ना हो जाए, लगेज गया, सामान कुछ इधर उधर हो जाए। लेकिन फिर 1 घंटा, पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद लगेज आया, वहाँ से लगेज उठाया, फिर बाहर भाई एयरपोर्ट से एग्ज़िट करी। तो एग्ज़िट के टाइम पे अब हैदराबाद जैसे शहर में भाई अपना नॉर्थ इंडिया का बंदा बहुत मुश्किल से ही कर पाएगा एडजस्ट। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको हिंदी बोलने वाले बंदे मिल तो जाते हैं बट बहुत कम, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हिंदी इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपको 1-2 वर्ड समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा हिंदी बोल रहा है, बट हर तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और हैदराबाद में तो चलो आपको शायद हो सकता है मोस्टली हिंदी बोलने वाले मिल जाएँ, उनका टोन थोड़ा ऐसा रहता है कि हिंदी वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ अपनी कम्युनिकेशन हो रही है सही। बट वहाँ अब सबसे मेन पॉइंट ये, एयरपोर्ट से आपको बाहर आना है। एयरपोर्ट का भी भाई लिमिट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, एरिया जो होता है एयरपोर्ट का, हम जहाँ से बाहर निकलते हैं वो नहीं होता, उसके बाहर भी काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है। जैसे स्टेशन वगैरह या बस स्टैंड से जैसे आप बाहर निकलते हो, बस छोड़ दी ठीक है, आप बाहर आ गए ख़त्म। एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है, एयरपोर्ट पे कम से कम भी आपका ये लगा लो 2.5-3 किलोमीटर अप्रॉक्स शायद एरिया होता है जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के अंदर आता है। अब वहाँ से बाहर निकलना भाई, पूछा पहले किसी से तो वहाँ एक कोई था शायद एयरपोर्ट का ही बंदा था, मतलब कोई सिक्योरिटी पर्सन था या जो भी था, तो उससे पूछा तो उसने बताया भाई अपने फ्रेंड वगैरह से पूछ पाछ के कि इस बंदे को इस जगह जाना है। तो पहले बंदे ने बोला 200 रुपये, ठीक है, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, लेट मी डिस्कस एंड आई विल रिवर्ट टू यू। मैंने बात करी फिर भाई अपने बंदे से कि ऐसे ऐसे मैं इस जगह पहुँचा हूँ, वहाँ तक जाने में कितना लगेगा। तो उसने बोला भाई टैक्सी के भरोसे मत रहो, महंगा पड़ेगा, आप बाहर निकल के थोड़ा लोकल ट्रांसपोर्ट देख लो, हो सकता है मिल जाएगा आपको। तो फिर अब उस बंदे ने मेरे से पूछा सर व्हाट हैपन इफ़ यू वांट टू टेक टैक्सी और नॉट। तो भाई पूछा मैंने उससे हाउ मच, तो सीधा बोला 1200। मैं भाई 2 मिनट पहले तूने बोला था 200 रुपये, अब कह रहा सीधा 1200 रुपये। कहता नहीं 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 सर देर माइट बी सम मिस्टेक, आई सेड 1200। मैं भाई तू माफ़ कर, रहने दे, 1200 रुपये कौन देगा इतनी सी दूर के लिए, काम पहले 200 रुपये मांग रहा था, सोचे भी कोई बंदा देने के लिए। अब फिर मैंने उससे पूछा कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप बता कितनी दूर है। तो कहता सर यू हैव टू टेक टैक्सी। मैं टैक्सी तो यार ठीक है ले ली जाएगी, लेकिन पहले बता तो सही। फिर मैं समझ गया भाई ये काटने के चक्कर में, मैंने सीधा उसको बोला प्लीज़ गाइड मी टू गेट आउट ऑफ दिस एयरपोर्ट और गाइड मी फॉर द एग्जिट ऑफ दिस एयरपोर्ट। तो बोला जहाँ आप खड़े हो वही एग्जिट है। मेरा बाप मेरे, ये एग्जिट वो है जहाँ से टैक्सी मिलेगी तेरे को, एयरपोर्ट टैक्सी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मेन रास्ता बता, मेन रास्ता जो नीचे कहीं निकलने का हो। तो उसने बताया कि आपको अगर एग्जिट करना है तो आप नीचे से जाइए। नीचे से भाई लोग हम गए उतर के, और मोस्टली मैंने यही देखा कि एयरपोर्ट फर्स्ट फ्लोर पे होता है और नीचे ही होती है उसकी एग्ज़िट। तो नीचे जाके फिर एग्ज़िट लिया, एग्ज़िट जाके भाई पता चला, बाहर 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला लोकल बस लो, लोकल बस आपको ज़्यादा मतलब फिजिबल रहेगा। तो लोकल बस के चक्कर में भाई एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 2-4 इलेक्ट्रिकल बस। और ये चीज़ माननी पड़ेगी, हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद की मेन सिटी के अंदर जो है प्रॉपर इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं। मतलब वैसी भी हैं डीजल वाली, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल बस बहुत ज़्यादा है भाई वहाँ पर, और फुल्ली एसी। तो अब उस एयरपोर्ट पे जो इलेक्ट्रिकल बस मिली थी उसके अंदर टिकट कराने के लिए जब उसने बोला सर कहाँ जाना है, तो भाई डेस्टिनेशन बताया मैंने। वहाँ डेस्टिनेशन पे उसने सीधा मांगा 250 रुपया। 250 किस हिसाब से मांग रहा है यार, ये पिछला उधार कोई बाकी था क्या मेरा। तो अब चेक तो मैं कर चुका था पहले गूगल मैप्स पे कि ये जहाँ बस जा रही है वहाँ का कितना किलोमीटर है। तो भाई 31 किलोमीटर का 250 रुपया मांगा अगले ने। अब मैं यार शॉक, अब भाई देना तो पड़ेगा, एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो ठीक है। अब कोइंसिडेंटली मेरे पास जो बंदा आके बैठा अंकल थे 40-45 साल के, तो वो भी वहीं उसी पॉइंट पे जा रहे थे जहाँ मेरे को जाना था। तो ठीक है उन्होंने भी टिकट कटवाई, मैंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने कितने की कटवाई। फिर मैंने उनसे बाद में पूछा अंकल हाउ मच फेयर फॉर द दिस डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ मैं गया था वहाँ का मैंने नाम लिया, तो वहाँ का बोला 250। अब मैं भी शौक यार, इसने भी वही रेट बताया जो कंडक्टर ने मांगा था, बट 250 इज़ टू हाई फॉर दिस ना। तो बोला दिस इज़ एयरपोर्ट एरिया, एयरपोर्ट एरिया इज़ टू एक्सपेंसिव। मैं भाई साहब एयरपोर्ट अगर एरिया अगर एक्सपेंसिव है तो साला तुम खरीद लोगे किसी को भी, या उसकी पूरी कमाई ले लो, ऐसा करो। मतलब
इतना महंगा। एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए भी ना आपको ये लगा लो अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा या फिर अपनी जायदाद का हिस्सा देना पड़ता है, इतना महंगा एरिया पड़ता है मतलब एयरपोर्ट से बाहर आने का। अभी जब वापस जाऊंगा ना तो दिल्ली से बाहर जाने का मैं देखता हूँ कितना वो पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो यार अपना ही एरिया सब पता ही है, तो डायरेक्ट कैब बुक करनी है, निकल जाना है, नहीं पता चलेगा इतना। तो उसके बाद भाई फिर बारी आती है अपनी, हमने 2 जगह बस चेंज करनी थी, मतलब थोड़ा डेस्टिनेशन दूर था एयरपोर्ट से, जहाँ पर मेरे को आना था ये 200 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो वहाँ से पहली बस पकड़ी, पहली बस ठीक है, डायरेक्ट नाम लिया नालागोंडा, तो वहाँ से हमें मिल गया, पहुँच गया, ठीक है जी बैठे, वहाँ भी 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटे कंटिन्यू। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये कि जो भी बस मैं बोर्ड करता जहाँ मेरे को जाना था वो पॉइंट टू पॉइंट की थी। अब जैसे मान लो मेरे को फरीदाबाद से गुड़गांव जाना है, तो फरीदाबाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, गुड़गांव उसका एंड पॉइंट है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो बैठे ही 2 बस चेंज करी। अब बस में कुछ कुछ तो समझ आता है ड्राइवर को, हिंदी में बोलो तो भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कंडक्टर को बोलो तो भी उस ठीक है, अब काटा उसने टिकट, गए। बस की कंडीशन भी ठीक ठाक थी और खूब भगाते हैं भाई, स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब अपनी जो हरियाणा रोडवेज़ है उनसे तो थोड़ी कम है बट फिर भी हाँ सही स्पीड से चलाते हैं। पहुँचे, हाईवे टू हाईवे पूरा गया। फिर उसके बाद बारी आती है भाई लास्ट का, जो मेरा 20 किलोमीटर था ना, जो एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट था, वहाँ की बस पकड़ने के लिए थोड़ी सी आफत आ गई। अब वहाँ बंदे को हिंदी समझ ना आए, हिंदी छोड़ो मैं इंग्लिश में बोलूँ तो भी उसके सर पे से जाए। अब मैं कंफ्यूज कि भाई अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी मैं पूछा, मैंने एक दो से सीधा मैंने जगह का नाम लिया कि मेरे को जहाँ जाना है, मैंने बोला इधर जाने का है। तो अब बोला हाँ 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 गो, ये इंगे पोंगे पता नहीं क्या बोलते हैं, एक तो समझ में नहीं आता तेलुगु। तो उधर उसने इशारा किया, मैं समझ गया कि वहाँ उस बस की तरफ इशारा कर रहा है। तब उधर बस की तरफ पहुँचा तो वहाँ 2-3 बंदे बैठे हुए थे। मैं चढ़ते ही मैंने फिर से जगह का नाम बोला और हिंदी मिला के बोला कि इस जगह ये जाएगा क्या। तो पीछे से आवाज़ आते हैं भाई हाँ जाएगा जाएगा। मुझे लगा हाँ चलो शुक्र है कोई तो हिंदी बोलने वाला मिला। तो उसने ना तुरंत जगह का नाम सुनते ही पूछ लिया कि आपको वहाँ जाने का है क्या। मतलब वो लोकेशन इतनी फेमस है जहाँ मेरे को आया, मतलब काम था ऑफिस का जहाँ मैं आया, तो वो समझ गया। तो उसने बोला कि हाँ जिस जगह आप जा रहे हो ना वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हिंदी बोलने का मिल जाएगा आपको। तो भाई वहाँ फिर उस बस से पहुँचने के बाद हम उतरते हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे। अब यहाँ उतरने के बाद भाई अपना ऑफिस का जो कलीग था या फिर ये लगा लो जिसके रेफरेंस से अपने को यहाँ पर काम था, तो उसके थ्रू ही हमने होटल बुकिंग करी यहाँ पर। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई प्योर वेज होटल चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए और थोड़ा ठीक ठाक भी हो, एसी वाला रूम चाहिए भाई, गर्मी में नहीं रुका जाएगा पंखे में। तो उसने करवाया होटल अरेंजमेंट वगैरह, सब कुछ देखा हुआ था उसका पहले से ही। आके उसने सबसे पहले तो प्योर वेज वाले होटल में जाके खाना वाना खिलवाया भाई, उसने अरेंजमेंट अच्छे से करवाया हमारा। और उसके बाद फिर होटल में आए, होटल के लिए रूम देखा, रूम देखते ही पसंद आ गया भाई, बजट फ्रेंडली भी था, तो ठीक है डन कर दिया। उसके बाद अपना सामान शिफ्ट करा। अब दिक्कत ये आई कि होटल में बंदे ने अपनी लोकल लैंग्वेज में तो बात कर ली, अब दिक्कत ये आई कि अब मैं किससे कोऑर्डिनेट करूँ। वो जब तक था तब तक तो उसने बात कर दी। अब मेरे को कल शाम को दूध पीने का मन किया कि यार अब दूध पीना है। अब मैं नीचे जाके उसको बोला, उसने बोला सर, पता नहीं क्या बोला उसने क्या नहीं, मेरे को लगा शायद पूछ रहा है कि सर कहाँ जा रहे हो आप बाहर। तो मैंने भी बोला कि दूध पीने जा रहा हूँ। दूध कहाँ मिलेगा यहाँ पर, दूध दूध अमूल मिल्क मिल्क एनीवेयर तो मतलब समझाने टाइम भी ना खुद को भी हंसी आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, किसके साथ अपनी कैसी लैंग्वेज हो जाती है। तो फिर उसने ठीक है थोड़ा बहुत इशारा पॉइंट समझ गया कि हाँ दूध पीने का है, तो उसके लिए इशारा किया सामने शॉप के लिए कि हाँ आप वहाँ जाके ले सकते हो। ठीक है गए। अब वहाँ जाके और चैलेंज, दुकान वाले को जाके बोलो दूध दूध, अब उसको पता नहीं क्या समझ आए क्या नहीं, तेलुगु में क्या बोलते हैं दूध को। फिर मैंने इशारा किया मिल्क, तो मिल्क से शायद आई थिंक वो पकड़ा कुछ अमूल मिल्क करके जो बोला, तो उसने अपना दूध का थैली निकाल के दिया। और वो थैली भाई 35 रुपीज़, मतलब टोन्ड है, डबल टोन्ड है, फुल क्रीम है, कुछ नहीं पता, बस नाम छापा है उस पर किसी ब्रांड का और प्रिंट रेट लिखा हुआ है 35 रुपीज़। मैंने कि वाह, अपने वहाँ फुल क्रीम दूध मिल जाता भाई 33 रुपये का, वो भी काफ़ी बढ़ गया। कहाँ 26-27 रुपये की थैली आया करती थी शायद, मेरे को जहाँ तक याद है ना, मैंने अमूल की थैली खरीदी हुई है फुल क्रीम वाली 23 रुपये की, अब 23 से 33 पहुँच गया, देख लो कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ भाई वो 35 रुपये का दूध लिया, ठीक है, खाया पिया, अपने आए सो गए। अब आज का दिन है 21 अगस्त, ऑफिस का काम वाम करके आए, सुबह कुछ इतना दिक्कत रहा नहीं। अब शाम को आने के बाद भाई नीचे अभी गया था जस्ट मैं, तो खाने पीने के लिए ऑर्डर करा। अब वहाँ दिक्कत आई, पहले तो बोलने के लिए, पहले मैंने इशारा किया कि फूड अवेलेबल,
तब उसने हाँ हाँ करके हिलाया, तो बोला कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अब ऑर्डर करने का मैं सोचा यार कैसे समझाऊंगा, लेकिन सामने मेन्यू रखा था। मेन्यू में करना क्या, अपना पेज पर खोला, देख के जो चीज़ पसंद आई उस पर उंगली रख दिया, समझ गया और इशारा कर दिया कि 1 ईच। ठीक है जी, ले गया, लेके आया खाना। खाना मैंने दिखाया अपनी, जस्ट अभी एक वीडियो थी इससे पिछली वीडियो जो थी डे 1 वाली, डे 1 एट हैदराबाद। तो उस वीडियो में आप देखना खाना तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो फुल्का रोटी होती है ना, अपने नॉर्थ साइड में क्या है, नॉर्मल साइज़ उसका मतलब छोटा रहता है, छोटा जितना भी एवरेज वो होता है हर घर के हिसाब से। तो यहाँ फुल्का रोटी भाई बड़ा 56 इंच का जो मतलब लगा लो पराठा होता है ना, उतने टाइप का वो फुल्का रोटी, पतला पतला। मैंने अपने हिसाब मैंने अपने हिसाब से बोल दिया 5 रोटी कर देना। अब वो 5 रोटी मेरे को 15 रोटी के बराबर लगे, लेकिन हाँ पतली पतली फुल्का रोटी थी, तो ठीक है काम चल गया। खाना पीना काफ़ी अच्छा वो था। और ये रिव्यू वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि यार ताकि पता चले कि हाँ किसी अदर स्टेट में अगर आप जाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं। आपको सबसे पहले तो ना कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की दिक्कत आएगी कि आप कैसे बात करोगे, चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो कैसे बोलोगे, कैसे एडजस्ट कर पाओगे, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करती हैं एडजस्ट करने में। बट कोई नहीं, उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप बाहर घूमो, निकलो अपने शहर से, गांव से, और अपने स्टेट से भी बाहर जाके देखो। दुनिया बहुत बड़ी है यार। दुनिया की तो हम दूर की बात करें, अपना भारत देश ही इतना बड़ा है ना कि आप किसी भी कोने में जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ एक अलग सा फील आएगा। अच्छा एक्चुअल चीज़ पता है क्या है, यहाँ हैदराबाद के अंदर आप बाहर नॉर्मली घूमो, किसी से बोलो मत, किसी से कुछ मत करो, कान बंद रखो अपने, नॉर्मली घूम के देखो, आपको ये लगेगा कि मैं शायद अपने ही एरिया में घूम रहा हूँ। आइडेंटिकल कुछ ऐसा चेंजमेंट नहीं है कि हाय राम ये तो हैदराबाद हो गया, यहाँ तो अपने जैसा कुछ है ही नहीं, या फिर अपना तो कुछ और ही वो रहता है। वैसे फिजिकल एक्सपीरियंस सब कुछ सेम है, बट जैसे ही वो कानों में तेलुगु सुनाई देता है ना, तेलुगु जब बोलते हुए लोग सुनाई देते, तब ये लगता है यार कहाँ आ गया मैं, क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह कह पोपूंगा, चैंचे पे लगा रखी है, कुछ समझ नहीं आया, मतलब कहाँ घूम रहा हूँ मैं। अब फिर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, ये सब आफत, क्या बोलें क्या करें क्या नहीं। अब इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते, पता चले साला 10 रुपये का 20 रुपये मांग लिया, या 20 का 200 मांग लिया, हम तो कुछ उसको समझा भी नहीं सकते, लोकल लैंग्वेज में आता नहीं कुछ बोलना। तो वो सब चीज़ें हैं बाकी, लेकिन है ठीक है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा, बाहर घूमने फिरने भी थोड़ा बहुत देखा, तो आसपास हरियाली भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है भाई हैदराबाद भी, बहुत अच्छा वो लगा। एयरपोर्ट से जब बाहर आ रहे थे ना तब भी हरियाली बहुत अच्छी थी, मज़ा आया काफ़ी। तो यही सब बस एक्सपीरियंस रहा मेरा हैदराबाद का। तो अभी यहाँ से देखते हैं वापस कब जाना है, हर दिन का आपको अपडेट मैं दे दिया करूँगा, क्योंकि अब तो फ़िलहाल इतना मेरे पास प्रेशर है नहीं। और कोशिश भी मैं करता रहूँगा यार कि वीडियो बैक टू बैक बने और थोड़ा सा अपडेट मतलब मिलता रहे। तो ये वीडियो भी शायद आई थिंक लंबी हो गई है, आधा घंटे के आसपास हो गया होगा शायद। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जस्ट एक ये नॉर्मल रिव्यू था, या फिर आप लगा लो कि मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे कैसे मेरे को फील हुआ और क्या क्या प्रोसेसेस थे। तो ठीक है, फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। Yeah, uh-huh, uh-huh, uh-huh.